तो ये उनकी सोच थी मालवीय जी से, जो उनकी जुड़ी थी सोच, तो और मालवीय जी के नाम को इंस्पायर करके उन्होंने अपना नाम मदन मोहन उपाध्याय रखा। बाद ये एक्चुअली थोड़ा सा ये किस्सा बन गया है बाद में। रियलिटी ये है कि वो धोती पहन के एक ही बार भागे थे। वो था हमारे गांव से, गांव का जो हमारा घर है, जो सबसे बड़ी मुझको लगता है कि उनने जो गलत काम किया वो उनने किया कि उनने रानीखेत को अपनी कर्मस्थली बनाया। मुझे हो सकता है कुछ लोगों को ये बुरा भी लगे कि ऐसा ये क्यों कह रहे हैं। रानीखेत एक, मैंने पहले भी शायद आपसे कहा था जी कि रानीखेत, मैं हमेशा मानता हूँ कि रानीखेत एक कर्स टाउन, एक शापित नगर है। आजकल तो अगर किसी को दबंग कहो तो कहते हैं गुंडा है। उस टाइम पे गुंडे नहीं होते थे, वो लोग देश प्रेमी थे। तो उसमें जो हिम्मत थी और जो जज्बा था, उस जज्बे की वजह से उनको कुमाऊं टाइगर कहा जाता है, जो कि मुझे लगता है कि ये बहुत करेक्ट बात है। उसी प्रकार जो अंडरग्राउंड मूवमेंट में जो सक्रिय रोल मदन मोहन उपाध्याय ने प्ले किया, इसके लिए उनको लोगों ने कुमाऊं के शहर की उपाधि दी। बीर भट्टी के पास, जब जोलीकोट से हम लोग आते हैं रानीखेत की तरफ, एक जगह पड़ती है बीर भट्टी। वहाँ पर जब हम छोटे छोटे होते थे, हम पापा के साथ जाते थे अपने हल्द्वानी या रामनगर, इधर रामद्वानी की तरफ जाते हैं, दिल्ली की तरफ। तो बीर भट्टी में वो हमेशा मुझे इस किस्से को सुनाते थे कि बेटा हम यहाँ से नीचे को भागे थे। उत्तराखंड को बने हुए आज पूरे 22 साल हो चुके हैं। देवभूमि उत्तराखंड जहां एक और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, वहीं इस राज्य का हमारे देश की स्वतंत्रता में भी योगदान रहा है। उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर हम आज आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे ही व्यक्तित्व के बारे में जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिनकी डायरी के पन्नों पर इनके किस्से ना हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द कुमाऊं टाइगर मदन मोहन उपाध्याय जी की। मदन मोहन उपाध्याय का जन्म 25 अक्टूबर 1910 को द्वाराहाट के बमनपुरी में हुआ था। मदन मोहन उपाध्याय के पिता का नाम जीवानंद उपाध्याय था। मदन मोहन उपाध्याय के पिता कालीखोली के मिशन स्कूल में अध्यापक थे। जीवानंद की 8 संतानें थीं, जिनमें मदन मोहन उपाध्याय 7वें नंबर की संतान थे। जो आज हम चर्चा कर रहे हैं पंडित मदन मोहन उपाध्याय की, जिनको कि कुमाऊं का शेर कहा जाता था। इनका जन्म हुआ था द्वाराहाट में ग्राम बमनपुरी में। इनके पिताजी द्वाराहाट मिशन इंटर कॉलेज में टीचर थे, जिनका नाम था पंडित जीवानंद उपाध्याय। मेरे पिताजी पंडित मदन मोहन उपाध्याय 8 भाई थे, और इनकी बचपन की एजुकेशन शुरू जो हुई वो मिशन स्कूल द्वाराहाट से ही हुई। लेकिन जल्द ही, क्योंकि इनके जो बड़े भाई थे वो ब्रिटिश काल में पुलिस में हेड क्लर्क थे और नैनीताल में रहते थे, पोस्टेड थे वहाँ, तो उनने अपने छोटे भाई को, यानी कि मेरे पिताजी को, अपने साथ नैनीताल बुला लिया और नैनीताल गवर्नमेंट स्कूल में उनने पढ़ाई उनकी शुरू करी। उसी दौरान मेरे पिताजी के एक और बड़े भाई थे, बिकॉज 8 भाई थे, जिनका नाम था शिवदत्त उपाध्याय। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू नैनीताल आए और वो मेरे ताऊजी को अपने साथ इलाहाबाद ले गए और आनंद भवन में उनको नौकरी पर रख लिया, जो कि उस समय राजनीति का एक न्यूक्लियस होता था। क्योंकि देश की आज़ादी की जो महत्वपूर्ण बातें हुई, लड़ाइयाँ हुई, जो आंदोलन हुए, वो सब का जो केंद्र बिंदु था वो आनंद भवन इलाहाबाद होता था। तो मेरे पिताजी वहीं चले गए और उनने बाकी के बाद की एजुकेशन उनने अपनी इलाहाबाद में पढ़ी। इलाहाबाद में वो स्कूल जाते थे। पंडित जी ने उनका एडमिशन, मोतीलाल जी ने उनका एडमिशन स्कूल में करा दिया, तो वहीं पढ़े वो, और वहीं से वो राजनीतिक लोगों के संपर्क में आए। उस दौरान जिन लोगों से वो विशेष तौर से जिस लोगों के संपर्क में आए वो थे महात्मा गांधी, सरदार पटेल, अपने क्या कहते हैं जमुना लाल बजाज, अरुणा असफ अली और मोहसिन किदवई और जयप्रकाश नारायण, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े
जो देश की आज़ादी में जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा, और वहीं से वो जो है राजनीति की विचारधारा में जुड़ गए। फिर उसका एडमिशन जो है उन्होंने अपना पढ़ाई करने वो चले गए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और वहाँ से उनने अपना ग्रेजुएशन किया। और एक बहुत विशेष बात मैं पढ़ाई की जो उनकी बताना चाहता हूँ वो है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आजकल की तरह जैसे हमारे आजकल डिग्री कॉलेज में यूनियन होती हैं, उस टाइम पे वहाँ यूनियन नहीं होती थी, वहाँ पार्लियामेंट होती थी। क्योंकि वहाँ मोतीलाल मालवीय, मदन मोहन मालवीय जी की एक सोच थी, वो कहते थे कि हमने जो है अपने देश के भविष्य के नेताओं को बनाना है। तो उनने वहाँ जो बच्चे पढ़ते थे उनको पार्लियामेंट कैसी होती है, ऐसी पार्लियामेंट उनने वहाँ बनाई। और मेरे पिताजी उस पार्लियामेंट के 2 बार प्रधानमंत्री रहे। इनफैक्ट था क्या कि जब पिताजी मेरे पढ़ ही रहे थे, जब यहाँ से नैनीताल गए पढ़ने, तो उस टाइम पे मदन मोहन मालवीय के बारे में उनने पढ़ा और सुना, उससे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। उनने जो है, ये एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है इसकी, कि उनने अपने नाम को मथुरा दत्त उपाध्याय के नाम को उनने मदन मोहन उपाध्याय किया। तो इसके लिए अभी भी अगर हम चेंज करें, जबकि अब हमारा इतना मीडिया इतना एक्टिव हो गया है और ये जो टेली कम्युनिकेशन है इतना बढ़िया हो गया, उस टाइम पे आप सोचो कि इसमें अखबार में निकालना पड़ता था कि मैं अपना नाम बदलने जा रहा हूँ, उसके बाद उसमें कितने एफिडेविट लगते थे। ये इतनी प्रोसेस होने का, बिकॉज उनका तो स्कूल में एडमिशन हो गया था ना, तो स्कूल में अपने नाम को बदलवाना जो है, ये पूरी की पूरी जो उनकी विचारधारा थी वो थी मदन मोहन मालवीय के नाम से इंस्पायर होना। और फाइनली जो देखो आप हुआ कि उन्होंने एजुकेशन भी उस इंस्टीट्यूशन से ली जिसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। तो ये उनकी सोच थी मालवीय जी से जो उनकी जुड़ी थी सोच, तो और मालवीय जी के नाम को इंस्पायर करके उन्होंने अपना नाम मदन मोहन उपाध्याय रखा। ये एक्चुअली थोड़ा सा ये किस्सा बन गया है बाद में। रियलिटी ये है कि वो धोती पहन के एक ही बार भागे थे। वो था हमारे गांव से, गांव का जो हमारा घर है बमनपुरी में, जो हम लोगों का गांव में घर है, वहाँ दरअसल वो जब ये आपने ये जो खुमाड़ में जो जब वो हत्याकांड हुआ था, तो उस हत्याकांड के दौरान पुलिस ने एक डिक्लेरेशन किया था कि कुछ लोग जो हैं हम हमारी उसमें है, टारगेट में है। उसमें मेरे पिताजी का नाम भी था। तो ये पिताजी ने अपने एक मेमोयर लिखा है, जो उनकी आत्मकथा कथा तो उसको नहीं कहेंगे, उनने जो अपने संस्मरण लिखे हैं उसमें लिखा है कि मेरी कुछ होंगे गुप्तचर होंगे उनके भी, तो उनने अपने साथियों से किसी ने कहा उनसे कि तुम जो हो तुम्हारी ईजा को बड़ी चिंता हो रही तुम्हारी कि तुम पता नहीं बचोगे या नहीं बचोगे, क्योंकि लोगों ने वहाँ हत्याकांड की वजह से एक टेरर क्रिएट हो गया था बहुत ब्रिटिश राज का कि ये लोग गोली मार दे रहे हैं। तो वो और छोटी होता क्या है कि उस टाइम में कम्युनिकेशन बड़ा मुश्किल था, तो मैसेजिंग करना बड़ा मुश्किल होने की वजह से दादी को उनको चिंता थी कि मेरी माँ को कुछ हो ना जाए। तो वो उनसे मिलने घर आए द्वारा हमारे घर में। तो किसी मुखबिर ने जो है ये खबर कर दी, तो मुखबिर तो आज भी हैं तब भी थे, कि साहब ये जो है अपनी माँ से मिलने आ रहा है, तो ये घर में आएगा। तो वो तो जब पापा उनसे मिलने आए, मेरे पिताजी अपनी माँ से मिलने, तो उनने उस घर को घेर लिया था। और ये घेर जो है चला वो करीब 10 दिन। तो हुआ कि उस 10 दिन के दौरान 2-3 दिन तो ये रोज जो थे, जो महिला पानी वगैरह लेने जाती थी नौले में, उनका घूंघट उड़ा के देखते थे कौन है करके। लेकिन फिर वह रोज जाती हैं महिलाएं, तो उनको 1-2-3 दिन बाद ही हो गया आभास कि ये जो है महिलाओं को ऐसे चेक नहीं कर रहे हैं। तो उनने जो है वो घाघरा पिछौड़ा और साड़ी पहनकर घूंघट डाल के अपनी गगरी कमर में ला के वो वहाँ से निकले और नौले से जाके वो भाग गए। तो ये जो एक्चुअली क्या है, उसके बाद क्या हुआ है नीरज जी, आप देखिए जो हुआ क्या कि एक जब इंसान किसी का आइडियल बनने लगता है, तो हर आदमी जो है अपने से उनको जोड़ने के लिए कि यार
वो मेरे को भी जानते हैं, वो मेरे को भी जानते हैं। ये जो एक जो अपनत्व या अपना प्रेम जो लोगों का उनके प्रति था, वो इसी दर्शाता है कि हर आदमी कहता है, आप किसी से पूछो क्या रे वो तो मेरे वहाँ आए थे, मेरे वहाँ से वो घाघरा पिछौड़ा पहन के भागे, जो भी मतलब उनका परिचित होगा। लेकिन है क्या कि जो इसमें रियल स्टोरी वो यही है कि वो द्वाराहाट से भागे घाघरा पिछौड़ा पहन के। उसके बाद तो खैर वो कितनी जगह भागे, मतलब वो तो एपिसोड ऐसे हैं कि पता नहीं, उन पर तो एक ग्रंथ लिखा जा सकता है, मतलब एक मूवी बन सकती है इनफैक्ट। तो देखिए, अब मूवी का तो खैर छोड़िए, जो भी होगा भविष्य में चल के। लेकिन बहरहाल जो है, जो अपने क्वेश्चन पूछा कि वो साड़ी पहन के वहाँ से निकले, वो साड़ी पहन के वहाँ से नहीं निकले, वो द्वाराहाट बमनपुरी हमारे गाँव से निकले। दरअसल कुमाऊं टाइगर तो उनके जो उनमें एक जो साहस था, जो दबंगई थी। आजकल तो अगर किसी को दबंग कहो तो कहते हैं गुंडा है, उस टाइम पे गुंडे नहीं होते थे, वो लोग देश प्रेमी थे। तो उसमें जो हिम्मत थी और जो जज्बा था, उस जज्बे की वजह से उनको कुमाऊं टाइगर कहा जाता है, जो कि मुझे लगता है कि ये बहुत करेक्ट बात है। ये बिल्कुल वो व्यक्ति था, कुमाऊं का टाइगर कहने वाला व्यक्ति था वो। मतलब मेरे पिताजी थे, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अभी मैं जब कभी कहूँ मैं कहीं जाता हूँ या पुराने लोगों से सुनता हूँ, तो उनके जो किस्से हैं वो एक ऐसी चीज़ें दर्शाते हैं जिससे लगता था कि यार कितना तगड़ा आदमी होगा। इसलिए उनको लोग कहते थे, जैसे होता नहीं, कहते थे अरे यार शेर का लड़का है। रियलिटी ये नहीं है कि वो शेर हो गया, लेकिन जो बिकॉज आप सोचो कि एक वो पहले क्रांतिकारी थे कुमाऊं से, मदन मोहन उपाध्याय, और पहले अरेस्ट थी। फर्स्ट जो रिवॉल्यूशन, पहली जो गिरफ्तारी हुई थी वो मदन मोहन उपाध्याय की हुई थी। तो था क्या कि गिरफ्तार होना भी उस टाइम पर एक बड़ी बात होती है कि आदमी गिरफ्तार हो गया तो उसका पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए जो है उनको लोगों ने कहना शुरू किया, भैया वो तो शेर आदमी है। तो वो करते 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 वो कुमाऊं का शेर बन गया। बाद में लोगों ने उनको सुभाष कहा, कुमाऊं का सुभाष, बिकॉज जैसे सुभाष चंद्र बोस अंडरग्राउंड रह के जो है उनने उतनी बड़ी आज़ाद हिंद फौज बना दी, उसी प्रकार जो अंडरग्राउंड मूवमेंट में जो सक्रिय रोल मदन मोहन उपाध्याय ने प्ले किया, इसके लिए उनको लोगों ने कुमाऊं के शेर की उपाधि दी। दरअसल भारत छोड़ो आंदोलन, देखो था क्या कि भारत छोड़ो आंदोलन तो एक ऐसा इतना बृहद और इतना बड़ा आंदोलन था जिसको कि महात्मा गांधी लीड कर रहे थे। और महात्मा गांधी तो मतलब चीज़ ये थी कि वो तो अपने आप में एक नाम था। उनके साथ बड़े बड़े नेता, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये सारे लोग नहीं, अपने क्या कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, अपने जो भी बड़े बड़े नेता सब जुड़े थे। लेकिन महात्मा गांधी की लीडरशिप में हो रहा था। तो मेरे पिताजी का रोल क्या था इसका भारत छोड़ो आंदोलन में, वो था अंडरग्राउंड मूवमेंट, जिसने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। बिकॉज था क्या कि उस टाइम पर ये जो लोगों में पहुंचाना उस मैसेज को, जो गांधी जी का मैसेज था, उस मैसेज को आम जनता तक पहुंचाना, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट काम था। तो मेरे पिताजी उस टाइम पर अंडरग्राउंड मूवमेंट से जुड़े और उनने क्या किया, विभिन्न लोगों के वो बदल के, उनका पहचान बदल के ये लोग जो हैं पब्लिक में गए। और पब्लिक में जाके इनने जैसे कुछ टीचर थे, टीचर बने, कुछ साधु बन गए, कुछ मौलवी बन गए, है ना। अब जैसे मेरे पिताजी थे, उनने अपना नाम रखा सच्चिदानंद शर्मा, सच्चिदानंद शर्मा। और पिताजी का आप लोग कभी उनका वो देखोगे, मैं आपको दिखाऊंगा, उनका एक इश्तहार निकला था पताका में, वो इश्तहार भी है मेरे पास, उनको कभी देखो तो पढ़ना उसका। तुम उस इश्तहार में लिखा हुआ है, उसमें पूरा पापा का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि मदन मोहन उपाध्याय, हाल निवासी, बामनपुरी,
ऐसे करके लिखा हुआ है पूरा उसमें। तो उसमें जो उनका डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि लंबा कद और गेहुआ रंग, हमेशा हंसता रहता है, अकेला जब होता तो तेज चलता है। तो वो जो वो उनने पढ़ा, उसको पढ़ के उनने उसका सब उल्टा किया अपने पर कि लोग मुझसे जैसे मुझे पहचाने ना। क्लीन शेव रहता है, तो पिताजी ने मेरी दाढ़ी बढ़ा ली, तेज तेज चलते थे, आदत डाली हल्के हल्के चलने की, और क्या कहते इस टाइप से ना। और क्या कहते हैं गेहुआ रंग, तो बताते थे, मम्मी बताती थी कि पाउडर लगा के अपने चेहरे पर थोड़ा अपना वाइटिश करते थे अपने कॉम्प्लेक्शन को। तो वो ऐसे उनने बहुत से लोगों को इंस्पायर किया कि भाई तुम जागरूकता फैलाओ भारत छोड़ो आंदोलन की उसमें, और छिप के फैलाओ। ऐसे नहीं कि सबको पता लग जाए, तुम ढिढोरा पीटोगे तो लोग पकड़ के तुम्हें जेल में डाल देंगे। स्कूल में टीचर पढ़ रहा है, अंडरग्राउंड मूवमेंट। तो अंडरग्राउंड मूवमेंट जो था, जो 1942 का अंडरग्राउंड मूवमेंट था, उस मूवमेंट में मेरे पिताजी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और इसी दौरान उनने जो है, क्योंकि ये एक बहुत नेशनल मूवमेंट था, मतलब बड़ा है, उनका फील्ड बहुत बड़ा था, तो उसमें इनने इसको बॉम्बे को अपना है वो बनाया। वो बॉम्बे ही चले गए यहाँ से भाग भूग के किसी तरह से, और बॉम्बे में जाकर उनने जो है एक आज़ाद हिंद रेडियो खोला। उनने अरुणा असफ अली जी ने, जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया जी, इन लोगों ने मिलके, और मेरे पिताजी, इनने मिलके एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन बनाया, आज़ाद हिंद रेडियो, जिसमें ये ब्रॉडकास्ट करते थे। उस टाइम पे क्या था कि पापा हमारे, जब ये उनको अरेस्ट किया गया तो वो बीच में फरार हो गया, और वो फरार तुम्हारे हुए हैं बीर भट्टी के पास। जब जोली कोट से हम लोग आते हैं रानीखेत की तरफ को, एक जगह पड़ती है बीर भट्टी। वहाँ पर जब हम छोटे छोटे होते थे, हम पापा के साथ जाते थे अपने हल्द्वानी या रामनगर, इधर रामद्वानी की तरफ जाते हैं, दिल्ली की तरफ। तो बीर भट्टी में वो हमेशा मुझे इस किस्से को सुनाते थे कि बेटा हम यहाँ से नीचे को भागे थे, वहाँ पर एक दुकान थी, उसमें नान कटाई बड़ी बढ़िया मिलती थी। अब हम तो छोटे हुए बच्चे, हमें इतनी तो अक्ल थी नहीं कि ये क्या, हम वो नान कटाई खाने का शौक था कि पापा वो नान कटाई की दुकान में रुकेंगे और वो हमको वहाँ पे किस्सा सुनाएंगे, तो हम वो 1-8 रुपए की नान कटाई वहाँ से लेके हमको खाने को मिल जाएगी। नान कटाई बिस्किट होता है ना एक। तो वहाँ उनको जब ला रहे थे ये लोग, अरेस्ट करके ले जा रहे थे पापा को हमारे, तो 2 पुलिस वाले थे। तो वहाँ पर वो, अच्छा क्या था, दिन को इन लोगों को ले जाना बड़ा मुश्किल होता था उस टाइम पे क्रांतिकारियों को, बिकॉज पब्लिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता था, लोग बड़े हो जाते थे, ना कहीं थोड़ा उग्र हो जाते थे, इनको रात को ट्रेवल करते थे। तो वहाँ पर इनको ले जा रहे थे बीर भट्टी में। इनने जो है, इनको लगा कि ये जगह सही है मेरे भागने के लिए, तो इनने वहाँ पे जो है उनसे कहा मुझे ज़रा टॉयलेट आ रही है। पुलिस वाले ने कहा ठीक है, गाड़ी उनने रोकी, उनसे कहा ठीक है कर लो। करने लगे तो इन्होंने उनसे कहा कि जो है ज़रा पीछे हटो यार, टॉयलेट ही तो कर रहा हूँ, क्या हो रहा हूँ। अब तुम कभी जाओगे बीर भट्टी, वहाँ पे रोड भी धसी हुई है, नीचे आते हैं वहाँ एक मंदिर पड़ता है, वहाँ से ऊपर चढ़ती है रोड, वहाँ पे रोड धसी हुई है, वहाँ पे देखना। तो वहाँ पे एक बार एक एक्सीडेंट भी हुआ था बड़ा तगड़ा किसी गाड़ी का। तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर हो गए टॉयलेट करने को, और पुलिस वाले जरा से पीछे हुए तो उनने उस पहाड़ से नीचे कूद मार दी। अच्छा, वो पूरा ढलान है नीचे को, वहाँ पे कभी जाके देखना, बिल्कुल ढाल है नीचे जाके। और वहाँ से वो भाग के, वो वहाँ से घोड़ाखाल होते हुए मुक्तेश्वर से चढ़ के अल्मोड़ा पैदल, अल्मोड़ा से भाग के द्वाराहाट में अपने घर वालों से मिल के सब इधर चौखुटिया मासी होते हुए, भतरौज खान भिक्यासन होते हुए रामनगर से दिल्ली से बॉम्बे। लेकिन क्योंकि वो फरार हुए थे, इसलिए उनको इन एब्सेंशिया वर्ड यूज करा जाता है जुडिशरी में जी, ही वॉज सेंटेंस्ड टू लाइफ इन एब्सेंशिया, जबकि वो फरार थे। और उसी दौरान उनको जो है इन्हें 25 साल की काला पानी की सजा दे दी। इसका क्या है, इसका जो मेन जिस्ट ये है कि देश को, देखो आप इसको कोई कुछ कहे, माने या ना माने,
जो देश आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई वो तो कांग्रेस ने ही लड़ी, ठीक है। कांग्रेस एक राजनीतिक दल नहीं था, एक विचारधारा थी। मेरा हमेशा इस चीज़ को मानना है कि कांग्रेस एक विचारधारा। अब देखिए, अमेरिका में भी कांग्रेस है, इंग्लैंड में भी कांग्रेस है, लेकिन वो पार्टी नहीं है, वो एक विचारधारा है। तो दरअसल पूरे देश की लड़ाई जो हुई है वो कांग्रेस वाली विचारधारा से, जाति पात से ऊपर उठ के, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इससे ऊपर उठ के लड़ी, तब देश आज़ाद हुआ। तो ये एक कहना कि उपाध्याय जी ने या मेरे पिताजी ने पार्टी कांग्रेस छोड़ी और वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में चले गए, ऐसा नहीं था। जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम पे हर राजनीतिक दल के लोग ने अपनी अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो किया, ठीक है ना। तो मेरे पिताजी की जो आइडियोलॉजी थी वो थी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, समाजवादी। और समाजवादी आइडियोलॉजी उनके दिमाग में आई थी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव और इन लोगों के साथ रहकर। जो समाजवादी, वैसे तो अगर आप समाजवाद को पढ़ोगे तो समाजवाद एक बड़ा, एक बहुत डिफिकल्ट वर्ड है और बहुत डिफिकल्ट परिभाषा है। लेकिन अगर एक मोटे तौर पे अगर आप समाजवाद को देखें तो वो है कि हर व्यक्ति बराबर है। समाजवाद का जो सबसे छोटा जो हिस्सा है या भाग है वो ये है कि एवरीवन इज इक्वल, चाहे वो करोड़पति हो चाहे वो उसका नौकर, सब बराबर है। देखिए, मेरी पैदाइश जो है वो है 1959 की जी, और पापा की डेथ हुई 1978 में जी। करीब 19 साल में रहा। तो 19 साल में हमें 5 साल तक तो अकल ही नहीं होती आदमी को जी। उस टाइम पे ऐसी था, आजकल के बच्चों की तरह नहीं। आजकल तो 3 साल में सब मोबाइल चलाने लगते हैं। लेकिन तो तुम ये मानो कि 65 के आसपास शुरू करते जी, 65 to 78 पापा के साथ 13 साल लग गए। 13 साल लगी। तो ये कह सकते हो तुम कि जो मेरा टीन एज जो थी वो उन्हीं के जी क्या संरक्षण में गुजरी जी। और लेकिन जो सबसे मुझे अपने पिताजी की जो सबसे महत्वपूर्ण बात लगती है कि उनने कभी भी मेरे को किसी चीज़ को करने से रोका नहीं। जैसे एक तो ये होता है ना कि आदमी कर ही नहीं सकता है, एक होता है आदमी कर सकता है लेकिन वो करना नहीं चाहता है। तो ये जो थी मेरे पिताजी में बहुत बड़ी बात थी कि उनने मेरे को हमेशा इस चीज़ के लिए इनकरेज किया। मैं आज भगवान से इस चीज़ के लिए उनको धन्यवाद दे देता हूँ कि मैंने इस चीज़ को अपने में ज़िंदा रखा और आज भी रख रहा हूँ। पापा का जो एक उनका मुझको लगता है कि उनका एक जो मतलब मेरी सोच हो सकता है कि मेरी सोच गलत हो, डिफर करे। उनकी जो सबसे बड़ी मुझको लगता है कि उनने जो गलत काम किया वो उनने किया कि उनने रानीखेत को अपनी कर्मस्थली बनाया। मुझे हो सकता है कुछ लोगों को ये बुरा भी लगे कि ऐसा ये क्यों कह रहे हैं। रानीखेत एक, मैंने पहले भी शायद आपसे कहा था नीरज जी कि रानीखेत, मैं हमेशा मानता हूँ कि रानीखेत एक कर्स टाउन, एक शापित नगर है। यहाँ अच्छे लोग सरवाइव नहीं कर सकते। मैंने जो फील किया, तो पापा जब हमेशा उनने अपनी पूरी राजनीतिक जीवन उनने सारी लड़ाई उनने जो द्वारहाट से लड़ी, तो वो इस रानीखेत में आए क्यों? सिर्फ एक मकान भी है, मकान तो वैसे भी रह सकता है, बात उसकी नहीं थी। लेकिन वो यहाँ आने का जो है, रानीखेत की एक बहुत पहले भी थी और अभी भी है, एक बहुत छोटी मानसिकता है। मतलब लोग आज भी जो है बड़े नहीं हुए। लोग कहते हैं ना कि रानीखेत के लोग बड़े संतोषी हैं, संतोषी नहीं है। रानीखेत के लोग आज भी गुलाम हैं। जो गुलामी मेरे पिताजी ने, जिस गुलामी को भगाने के लिए उनने अपने को आजम में काला पानी की सजा हो गई, क्या क्या उनने दिक्कतें नहीं सही। मेरी बहन की बेटी चली गई, मैं इतना लेट पैदा हुआ। उस गुलामी को भगाने के लिए जिस आदमी ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी अपने साथियों के साथ,
उनका तुम आज भी हाल देखो नीरज जी वो लोग कहीं स्टैंड नहीं करते। तो मेरे को जो उनके साथ रह के जो भी मैंने सीखा वो यही सीखा। एक तो समाजवाद मेरे अंदर भी है जो मेरे पिताजी में था, हो सकता है हम लोगों के खून में हुई, कि मैं भी जो हूँ मेरी विचारधारा भी सामाजिक विचारधारा है कि यार सब बराबर है, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं, सब बराबर है। ये उनकी सोच भी मेरी भी। लेकिन अब क्या हो गया, आदमी सोच से ऊपर चला गया। वो ये देखता है कि इसके पास कितना पैसा है, जो कि एक जरूर मेरी नजर में कलयुग का प्रकोप है, डेफिनेटली कलयुग का प्रकोप। बहुत बता दिया उनके बारे में, बहुत बात कर ली, लेकिन जो मुझे लगता है, जो मैंने अपने पिताजी को देखा और समझा, वो ये देखा कि हमको जीना चाहिए तो निडर होकर जीना चाहिए। वो देश के लिए लड़े, निडर होकर लड़े, निडर होकर जिए, तभी उनको जो है कुमाऊं का टाइगर कहा जाता है। ये उनकी सबसे बड़ी देन थी कि वो निडर थे, किसी से डरते नहीं। जेल भी गए तो हिम्मत से शेर बन के रहे, और रिहा हुए तो भी शेर बन के रहे, अगर फरार हुए तो भी शेर बन के फरार हुए। और आज जो ये नई हमारी पीढ़ी है, इसको जो बताने की चीज़ है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जीना है तो निडर बन के जियो। डर के तो कुछ भी नहीं हो सकता, अगर हम डरेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये नई पीढ़ी को जो है उनकी एक जो सोच थी उसको अपने ऊपर लेनी चाहिए, और सच बोलने से कभी नहीं डरना चाहिए। वो हमेशा ये कहते थे सच बोलो, और सच को कोई नहीं हरा सकता। यही मेरी आप सबसे मेरी सोच भी यही है, और मैं चाहता हूँ कि सब युवा पीढ़ी की हर आदमी की ये सोच हो कि आदमी निडर बन के जिए। अगर जिए तो निडर बन के जिए, वरना तो मरना सबसे आसान तरीका।